वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में कवर करेंगे सेक्शन 55। सेक्शन 55 किस बारे में बात करता है? राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बायर एंड द सेलर, यानी कि सेलर के क्या राइट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, बायर के क्या राइट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं। रीड आउट करते हैं। In the absence of a contract to the contrary, the buyer and the seller of immovable property, respectively, are subject to the liabilities and have the rights mentioned in the rules next flowing। देखिए सेक्शन 55 में जो भी हमारे रूल्स मेंशन करे गए हैं, यानी कि जो भी चीजें हमारे जो भी राइट्स एंड लायबिलिटीज सेलर्स की मेंशन करी गई हैं और राइट एंड लायबिलिटीज बायर की मेंशन करी गई हैं, वही राइट्स माने जाएंगे सेलर के और बायर के। कब? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने करा है, अगर जब तक वो क्या नहीं है, कॉन्ट्रैरी नहीं है। यानी कि लेट्स सपोज ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, अगर कोई स्पेशल कंडीशन रखी है उस कॉन्ट्रैक्ट में रिगार्डिंग द राइट्स एंड द लायबिलिटीज, तो वो प्रिवेल करेंगी। अदरवाइज जो भी सेक्शन 55 में मेंशन करी गई हैं राइट्स एंड लायबिलिटी सेलर्स की एंड बायर्स की, वो प्रिवेल करेगी। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 55 क्लॉज 1, द सेलर इज बाउंड। यानी कि किस बारे में बात हो रही है यहां? बिल्कुल सही, सेलर के बारे में। और सेलर के किस बारे में बात हो रही है? उसकी लायबिलिटीज के बारे में बात हो रही है, यानी कि सेलर की ड्यूटीज के बारे में बात कर रहे हैं हम। क्लियर? अब देखते हैं वन बाय वन क्या ड्यूटी है। ए, टू डिस्क्लोज टू द बायर एनी मटीरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी और इन द सेलर्स टाइटल of which the seller is and the buyer is not aware and which the buyer could not with the ordinary case discover। अब देखिए एक एक टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। सेलर की ड्यूटी क्या है? डिस्क्लोज करना। किस चीज को डिस्क्लोज करना? कोई भी मटेरियल डिफेक्ट है किसमें? प्रॉपर्टी में। तो सेलर की क्या है? सेलर की क्या है? ड्यूटी है किस चीज को? कोई भी मटेरियल डिफेक्ट है किसमें? प्रॉपर्टी में, उसे क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। और कोई भी टाइटल डिफेक्ट है, यानी कि सेलर के टाइटल में कोई भी डिफेक्ट है, उसे क्या करना है? सेलर को डिस्क्लोज करना है। किसे डिस्क्लोज करना है? बायर को डिस्क्लोज करना है, जिसके बारे में बायर क्या नहीं है? अवेयर नहीं है, यानी कि बायर को वो नहीं पता। क्लियर? एंड विच द बायर कुड नॉट विद द ऑर्डिनरी केस डिस्कवरी, यानी कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस पे ऑर्डिनरी केस में बायर क्या नहीं कर सकता? डिस्कवर नहीं कर सकता। लेट्स सपोज ए कौन है? सेलर है। क्लियर? ए कौन है? सेलर है। अब ए अपना बहुत बड़ा उसका घर है, मेंशन है, वो बेच रहा है किसे? बी को। अब जो ए सेलर है उसे पता है जो उसकी जो मेंशन है ये बहुत जल्दी गिरने वाला है, क्योंकि जो इसके नीचे की लैंड है उसमें बहुत ज्यादा पानी है। क्लियर? उसकी वजह से ये जो घर है, ये जो मेंशन है, जो उसकी कोठी है, वो ढहने वाली है। तो वो जो बी को दे रहा है ये प्रॉपर्टी, तो यानी कि जो प्रॉपर्टी में क्या है? मटेरियल डिफेक्ट है। क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में जो सेलर है उसकी क्या है? ड्यूटी है, क्या वो डिस्क्लोज करे ये जो भी डिफेक्ट है, यानी कि जो भी मटेरियल डिफेक्ट है प्रॉपर्टी में, उसे डिस्क्लोज करे किसे? बायर को। लेट्स सपोज एक पर्सन है ए। अब कोई भी प्रॉपर्टी उसको क्या मिली है? जस्ट सपोज सक्सेशन में मिली है। क्लियर? अब लाइक एक एफ है, यानी कि एफ कौन है? फादर। एफ फॉर फादर। क्लियर? उसके दो बच्चे हैं, ए एंड बी। इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। क्लियर? प्रॉपर्टी का सक्सेशन हुआ, तो प्रॉपर्टी किसे किसे मिली? ए को और बी को। अब एक ही घर था एफ पे, मान लीजिए ये घर है एफ का। क्लियर? ये एफ का घर है। अब वो ये घर बिना बी को बताए क्या कर रहे हैं? सी को दे रहे हैं, यानी कि सेल कर रहे हैं। क्लियर? उनके टाइटल में क्या है? डिफेक्ट है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का जो हाफ हिस्सा है वो किसका होना चाहिए? बी का होना चाहिए। तो ये भी किसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा? ए को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। किसे? सी को। सी कौन है? बायर। क्लियर? कम टू द बी, to produce to the buyer on his request for examination all documents of title relating to the property। अब यहां से एक और बार रीड आउट करें। all documents
ऑफ टाइटल रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी। लेट्स सपोज एक प्रॉपर्टी है, उसके टाइटल से रिलेटेड जो भी सेलर पे क्या है, सारे डॉक्यूमेंट है, वो किसे देने पड़ेंगे, बी को देने पड़ेंगे। किस चीज के लिए, फॉर एग्जामिनेशन, फॉर इंस्पेक्शन। यानी कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, नॉर्मल आपको समझ आ जाएगा तब भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ए है, ए का एक घर है। अब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है टाइटल के लिए कि ए क्या इसका ओनर है, यानी कि जो भी टाइटल डीड्स हैं वो क्या करनी पड़ेगी, ए को देनी पड़ेगी। किसको, बी को, बायर को। क्यों, फॉर इंस्पेक्शन, फॉर एग्जामिनेशन। क्लियर। जो भी हमारे टाइटल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं, जो हमारे किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो प्रोड्यूस करेगा सेलर। सेलर की ड्यूटी है प्रोड्यूस करना, किसे, टू द बायर ऑन हिज रिक्वेस्ट। किस चीज के लिए, फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द इंस्पेक्शन। क्लियर। कम टू द सी क्लॉज। To answer to the best of his information all relevant question put to him by the buyer in respect to the property or the title. Let's suppose A है एंड B है। अब B जो भी रेलिवेंट, अब रेलिवेंट मतलब जो भी जेन्युइन क्वेश्चन पुट कर रहा है, यानी कि पूछ रहा है किससे, ए से, किसके रिगार्डिंग, इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी और द टाइटल, यानी कि टाइटल के रिगार्डिंग जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बी के द्वारा, यानी कि बायर के द्वारा। इससे, ए से, जो बायर क्या कर रहा है, बायर पूछ रहा है ए से कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड। तो ए की क्या है, सेलर की क्या है, ड्यूटी है कि उनके आंसर करे, किसे, बी को। क्लियर। कम टू द डी। ऑन पेमेंट or tender of the amount due in respect of the price to execute a proper conveyance of the property when the buyer tenders it to him for execution at the proper time and place। अब देखिए A एंड B, ए हमारा कौन है, सेलर है, एंड बी कौन है, बायर है। अगर बायर क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, या टेंडर ऑफ द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइस, यानी कि रेडी टू पे, बी कह रहा है मेरे से पैसे ले लो, या बी क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है, किसे, ए को। ए कौन है, सेलर को पैसे दे रहा है। तो ए की ड्यूटी क्या होगी, सेल डीड का क्या करना, सेल डीड को एग्जीक्यूट करना, यानी कि एग्जीक्यूशन करना। क्लियर। अब देखिए यहां पे एग्जीक्यूशन करना है, वो क्या है, ए की ड्यूटी है। जब उसे क्या हो रही है, पेमेंट हो रही है, बी क्या हो रहा है, रेडी हो रहा है किस चीज के लिए, पेमेंट करने के लिए। फॉर एग्जीक्यूशन एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब देखिए जो ये बी है जो पेमेंट कर रहा है, वो किस टाइम पे कर रहा है, प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। अब ये प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस का मतलब क्या है, ए एंड बी। अब बी रात के 12 बजे आ रहा है और ए से कह रहा है पेमेंट ले लो और डीड एग्जीक्यूट करो, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी करो और लो पेमेंट ले लो। जो भी ड्यू अमाउंट रह गया उसको क्या करो, आप ये मेरे से ले लो। 15 लाख रुपए रह गए, 20 लाख की प्रॉपर्टी थी, 5 लाख रुपए आपका एडवांस जा चुका है, 15 लाख रुपए लो और डीड को क्या करो, एग्जीक्यूट करो। तो देखिए जो पेमेंट कर रहा है और एग्जीक्यूशन के लिए कह रहा है ए से, वो प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस पे कहे। क्लियर। ऐसा नहीं है कि रात के 8 बजे या रात के 12 बजे जाके उसे परेशान कर रहा है। क्लियर। कम टू द ई पॉइंट। ई क्लॉज क्या कहता है, बिटवीन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल and the delivery of the property to take as much care of the property, all documents of title relating thereto which are in possession as an owner of the ordinary prudence would take of such property and documents। अब let's suppose A और B से ही समझते हैं। A कौन है, सेलर है, B कौन है, बायर है। क्लियर। अब क्या हो गया, इन्होंने भी एग्री कर लिया, बेनामा ले लिया। बेनामा नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है, लेट्स सपोज 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, 10 लाख। क्लियर। अब बी ने जो एडवांस दे दिया प्रॉपर्टी का 2 लाख रुपीस दे दिया और टाइम पीरियड ले लिया 3 मंथ्स का, कि 3 मंथ्स में मैं आपकी रिमेनिंग पेमेंट यानी कि 8 लाख रुपए जो बकाया है, जो रिमेनिंग 8 लाख रुपीस है, उनकी पेमेंट कर दूंगा। क्लियर। अब ए जो सेलर है उसकी क्या ड्यूटी है कि देखिए ये जो 10 लाख का क्या था, घर था, अब वो एक नॉर्मल ओनर की तरह उस घर की केयर करे। ऐसा नहीं कि 2 लाख रुपए एडवांस आ गया अब तो घर को तोड़ दो, खराब कर दो, या जो भी डॉक्यूमेंट है
ऑल डॉक्यूमेंट जो किससे रिलेटेड है, टाइटल से रिलेटेड है प्रॉपर्टी के, उन्हें क्या कर दो, मिस कर दो, फाड़ दो, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। जो ए पर्सन है उसकी क्या है, ड्यूटी है जो उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से एज अ ऑनर, एज अ ऑर्डिनर, ये देखो लिख रखा है, एज एन ऑनर ऑफ द ऑर्डिनर प्रूडेंस, यानी कि जैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ए की ड्यूटी है केयर टेकर, यानी कि टेक केयर करने की उस प्रॉपर्टी की, तो वो उस प्रॉपर्टी की देखभाल करे सही से, ऐसा ना करे कि उसका क्या आ गया, एडवांस आ गया तो उस प्रॉपर्टी की क्या करे, दुर्गति कर दे, लाइक तोड़ दे, कोई प्रॉपर्टी में कुछ लाइक सीलन आ रही है तो उसे रिपेयर ना करवाए, कुछ वुड्स निकाल ले, डिस्ट्रॉय होने दे, तो यानी कि प्रॉपर मेंटेन करने की ड्यूटी क्या है, ए की है। क्लियर? कम टू द एफ, to give on being so required the buyer or such person as he directs such position of the property as its nature admits। तो ये हमारा एफ क्लॉज क्या कहता है, अब देखिए जो एफ क्लॉज है उसमें क्या है, ड्यूटी टू गिव पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द बायर। अगर हम बात करते हैं तो सेलर की क्या ड्यूटी है कि जो प्रॉपर्टी बिकी है उस प्रॉपर्टी का पोजीशन क्या करना है, बायर को देना है। क्लियर? अब देखिए ए के पास एक प्रॉपर्टी है, वो उसने बी को बेच दी है, बी से पेमेंट ले ली है, तो अब क्या है, ओनरशिप आपने दे दी, पेमेंट आपने ले दी, तो अब आपकी ड्यूटी क्या है, उस प्रॉपर्टी का पोजीशन भी तो दे दो, जो ये हाउस है उसका पोजीशन दो बी को। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। होपफुली बच्चों मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। हो सकता है कि कई बार जैसे मैं नोटबुक पे, जैसे आपको ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जब मैं मार्कर से लिख रहा हूँ तो कई वर्ड समझ नहीं आ रहे होंगे, बट मैं सारे वर्ड्स बोल रहा हूँ। अगर तब भी कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करें, वीडियो को पॉज करके उस वर्ड को समझने की कोशिश करें। वैसे मैं बोल भी रहा हूँ और साथ साथ बना भी रहा हूँ। क्लियर? कम टू द जी क्लॉज, टू पे ऑल पब्लिक चार्जेस एंड रेंट occurred due in respect of the property up to the date of the sale. The interest on all encumbrance on such property due on such date and except where the property is sold subject to encumbrance to discharge all the encumbrances on the property then existing। अगर हम बात करते हैं ए अपनी प्रॉपर्टी किसे दे रहा है, बी को दे रहा है, तो हम किसके बारे में किसकी ड्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहली बात ए की। ए कौन है, बिल्कुल सही बच्चों, सेलर। तो सेलर की क्या ड्यूटी बनती है कि सारे के सारे जो भी इनकम्बरेंसेस हैं उस प्रॉपर्टी पे उन्हें क्या करें, डिस्चार्ज करें, जैसे हाउस रेंट, पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, मतलब यानी कि जो भी बिल्स पेंडिंग है, गवर्नमेंट ड्यूज पेंडिंग है, जो भी सारे इनकम्बरेंसेस हैं उन्हें क्या करें, डिस्चार्ज करें, यानी कि वो सारे पे करें जब वो प्रॉपर्टी दे रहा है किसे, बायर को। तो ये ड्यूटी किसकी है, सेलर की ड्यूटी है। क्लियर? अब एक चीज और समझें जी क्लॉज में, where the property is sold except where the property is sold subject to encumbrance to discharge all the encumbrance on the property then existing। means अगर A जो ड्यूज है अपनी प्रॉपर्टी पे वो बी को बता के बेच रहा है, यानी कि वो बता रहा है कि मेरा एक घर है उस पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग है, वाटर बिल, हाउस रेंट, यानी कि जो भी सारे ड्यूज हैं उस हाउस पे वो पेंडिंग है और वो उन्हें बता के दे रहा है किसे, बी को, तो वहां पे सेलर की ड्यूटी नहीं आती। अदरवाइज जब भी ए कोई भी अपनी प्रॉपर्टी किसे दे रहा है, बायर को दे रहा है, तो उसकी ड्यूटी है वो सारे के सारे ड्यूज को क्या करे, क्लियर करे। क्लियर? यानी कि उन सभी ड्यूज की पेमेंट करे। कम टू द सबसेक्शन नंबर 2, द सेलर शैल डीम टू कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर that the interest which the seller professes to transfer to the buyer subsists that he has power to transfer the same। अगर हम बात करते हैं ए कौन है, सेलर है। क्लियर? वो अपनी प्रॉपर्टी किसे दे रहा है, बी को दे रहा है, तो ए के पास क्या होनी चाहिए, वो ऑथराइज होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, यानी कि उसके पास क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी को क्या करने की, ट्रांसफर करने की। क्लियर? Come to the para number 2 of subsection 2, provided that where the sale is made by a person in a fiduciary character। अब ये fiduciary character क्या होता है, जहां पे किस बात आता है, ऐसा रिलेशन जिसमें क्या है, ट्रस्ट की बात है, लाइक प्रिंसिपल एजेंट, लॉयर क्लाइंट। क्लियर? जहां पे भी एक ऐसे रिलेशन जिसमें क्या है, ट्रस्ट की बात कही गई है। ठीक है? जो ट्रस्ट वाले रिलेशन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फिड्यूशियरी
रिलेशन कहते हैं। ही शैल बी डीम टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर दैट द सेलर हैज डन नो एक्ट, यानी कि सेलर ने कोई भी ऐसा एक्ट नहीं किया वेयर बाय द प्रॉपर्टी इज इनकम्बर्ड और वेयर बाय ही इज हिंड्रेंड फ्रॉम ट्रांसफरिंग इट, यानी कि जो सेलर है ए का कोई भी एक ऐसा एक्ट नहीं करा गया, कोई भी ड्यूज पेंडिंग नहीं है किस पे, कोई भी इनकम्बेंस नहीं है किस पे, उस प्रॉपर्टी पे कोई भी इनकम्बेंस नहीं है, और ना ही कोई भी ऐसा उसने एक्ट करा जिससे इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने में क्या आएगी, हिंड्रेंस आएगी, यानी कि बैरियर्स आएंगे, कुछ कोई प्रॉब्लम्स आएगी इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने में इसे बी को। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। The benefit of the contract mentioned in this rule shall be annexed to and shall go with the interest of the transferee. As such, may be enforced by every person in whom that interest is for the whole or any part of thereof from time to time vested. यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ गया है बायर एंड सेलर के बीच में, जो भी हमारा ट्रांसफर ही है, वो क्या कर सकता है, अगर उसका वॉयलेशन होता है रूल्स का, इन रूल्स का वॉयलेशन होता है तो क्या कर सकता है, एनफोर्स करा सकता है, और उनके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी क्या करवा सकता है, एनफोर्स करवा सकता है। क्लियर? Come to the subsection number 3, where the whole of the purchase money has been paid to the seller, he is also bound to deliver to the buyer all documents of title relating to the property which are in the seller's possession or power। अगर हम बात करते हैं, एक कौन है, सेलर है, बी कौन है, बायर है। बी ने क्या करी, जो सारी पेमेंट थी, परचेज मनी थी, वो किसे दे दी, ए को दे दी। क्लियर? यानी कि सेलर को दे दी। जो सेलर है वो किस चीज के लिए बाउंड है, डिलीवर करने के लिए। किस चीज को डिलीवर करने के लिए, ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है टाइटल से रिलेटेड, ए क्या है, सेलर क्या है, बाउंड है, वो किसे डिलीवर करेगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट बी को। क्लियर? जो किसके पोजीशन में, सेलर्स के पोजीशन में, सेलर की पावर में है। Where the seller retains any part of the property comprised in such document, he is entitled to retain them all। यानी कि समझिए, अब ए कौन है, सेलर है, अब उसकी ये प्रॉपर्टी है, अब उस प्रॉपर्टी में से उसने ये वाला हिस्सा क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो यहां पे क्या है, जो सेलर है वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट है टाइटल से रिलेटेड, उन्हें क्या कर सकता है, बिल्कुल सही, रिटेन कर सकता है अपने पास, रख सकता है अपने पास। क्लियर? सेकेंड सिचुएशन क्या है, वेयर द होल ऑफ सच प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू डिफरेंट बायर्स, जो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी है सेलर की, यानी कि एक की जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है उसने डिफरेंट किसे दिए, बायर्स को दिए। क्लियर? अब यहां ए, बी, सी, डी और ये है ई। ये क्या है, जो ए ने अपनी प्रॉपर्टी किसे दी, डिफरेंट, सॉरी अब ये मान लीजिए एक्स, मान लीजिए, हाँ ए मैंने मेंशन कर रखा है ना बायर की तरीके, तो ए कौन, एक्स कौन है, सेलर है। सेलर ने डिफरेंट बायर्स को अपनी प्रॉपर्टी दी है, कुछ हिस्सा ए को दिया, कुछ बी को दिया, कुछ सी को दिया, कुछ डी को दिया, कुछ ई को दिया। अब जो उस प्रॉपर्टी का मेजर पोर्शन अपने पास रख रहा है, यानी कि जिसे एक्स ने सेल करा है, मेजर पोर्शन वो पर्सन क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है। यानी कि देखिए, यहां देखिए, डिफरेंट बायर, द बायर्स ऑफ द लॉट ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज एंटाइटल्ड टू सच डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है रिलेटिंग टू द टाइटल जिसपे मेजर पोर्शन है उस प्रॉपर्टी का, वो क्या कर सकता है, अपने पास रिटेन कर सकता है। बट अब देखते हैं कंडीशन नेक्स्ट पेज पे। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ए द सेलर एंड इन द केस द बायर ऑफ द लॉट ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज बाउंड। अब देखिए, मैंने दो एक्सेप्शन बताए आपको, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट में कौन रख रहा है, अगर सेलर उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपने पास रखता है तो वो डॉक्यूमेंट क्या कर सकता है, जो भी टाइटल से रिलेटेड है उन्हें अपने पास क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है, यानी कि अपने पास रख सकता है। दूसरा मैंने क्या बताया, जब सेलर अपनी प्रॉपर्टी डिफरेंट बायर्स को दे रहा है। क्लियर? ए बी सी, ए बी सी, जो भी बायर लाइक जो डी है, जो हमारे केस में डी है, जो मेजर पोर्शन अपने पास रख रहा है उस प्रॉपर्टी का, यानी कि मेजर पोर्शन जो भी खरीद रहा है उसे भी, उसके पास भी क्या है, राइट है, वो क्या रख सकता है, डॉक्यूमेंट अपने पास रिटेन कर सकता है रिलेटिंग टू द टाइटल। क्लियर? तो वो किस चीज के लिए बाउंड है, अपॉन एवरी रीजनेबल रिक्वेस्ट, यानी कि एवरी रीजनेबल रिक्वेस्ट बाय द बायर
और बाय एनी ऑफ द अदर बायर, जो भी रीजनेबल रिक्वेस्ट करी जा रही है किसके द्वारा, बायर्स के द्वारा या बायर के द्वारा, एज द केस मे बी, and at the cost of the person making the request to produce said documents and furnish such true copies। तो यहाँ पे जो सेलर है, फर्स्ट और सेकंड एक्सेप्शन क्या है, जो बायर जिसपे क्या है मेजर पोर्शन है उस प्रॉपर्टी का, उन दोनों के पास क्या है, राइट है रिटेन करने का, बट क्या है, ड्यूटी भी है किस चीज को रिटेन करने का, डॉक्यूमेंट को रिटेन करने का, बट उनकी क्या है, ड्यूटी है क्या, कि वो प्रोड्यूस करेंगे उस डॉक्यूमेंट को, कब, जब अदर बायर्स या बायर क्या करेगा, मांग करेगा उस डॉक्यूमेंट की, प्लस अगर नीड है तो वो ट्रू कॉपीज भी प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, ट्रू कॉपीज भी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे उस बायर को, उन बायर्स को। क्लियर, देखिए क्लियरली मेंशन ही करा गया है, टू प्रोड्यूस द सेट डॉक्यूमेंट्स, क्लियर, एंड फर्निश सच ट्रू कॉपीज। क्लियर, जब भी कोई रीजनेबल रिक्वेस्ट करी जाएगी किसके द्वारा, बायर के द्वारा या बायर्स के द्वारा, तो वहां पे क्या करेगा वो सेलर या वो बायर जिसपे मेजर पोर्शन रिटेन कर रखा है उस प्रॉपर्टी का, और उसने डॉक्यूमेंट को भी रिटेन कर रखा है, तो उसकी ड्यूटी बनती है, उस सेलर की भी ड्यूटी बनती है कि क्या करेगा, वो उस डॉक्यूमेंट को बिल्कुल सही प्रोड्यूस करेगा और क्या करेगा, ट्रू कॉपीज प्रोवाइड करवाएगा किसे, उन बायर को, उन अदर बायर्स को। क्लियर, आगे रीड आउट करते हैं, देयर ऑफ और एक्सट्रैक्ट देयर फ्रॉम एज ही मे रिक्वायर्स, एंड in the meantime the seller or the buyer of the lot of the greatest value, as the case may be, shall keep the said documents safe। यानी कि जो ए है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी किसे दी है, बी को दी है। क्लियर, उसमें से कुछ पोर्शन क्या कर लिया, अपने पास रिटेन कर लिया, तो उस पर क्या राइट आ गया कि वो क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट को भी रिटेन कर सकता है। क्लियर, मैं बार बार ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं जिससे आपको समझ आ सके। क्लियर, और डिफरेंट वाले केस में क्या था कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी दी बी को, सी को, लेट्स सपोज ये पोर्शन बी को है, ये सी को है, और ये पोर्शन क्या डी को, जिस पे सबसे ज्यादा पोर्शन है वो भी क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट को रिटेन कर सकता है। तो उन दोनों की ड्यूटी क्या है, जो डॉक्यूमेंट रिटेन कर रहे हैं उनकी ड्यूटी है वो डॉक्यूमेंट क्या रहे, सेफ रहे। क्लियर, यानी कि उसमें कोई भी डिफेक्ट ना आए डॉक्यूमेंट में। कम टू द सबसेक्शन नंबर 4, द सेलर इज एंटाइटल्ड to the rent and the profits of the property till the ownership thereof passes to the buyer। अगर हम बात करते हैं सबसेक्शन 4 के बारे में, तो सबसेक्शन 4 किसके बारे में बात कर रहा है, सेलर इज एंटाइटल मींस सेलर के राइट्स के बारे में बात कर रहा है सबसेक्शन 4। क्लॉज ए पहले राइट के बारे में बात करता है, रेंट एंड द प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात हो रही है उस प्रॉपर्टी से आने वाले रेंट में, प्रॉफिट में किसका राइट होगा, सेलर का राइट होगा। यानी कि कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी से तो किसका राइट है, सेलर का राइट है। कब तक, टिल द ओनरशिप देयर ऑफ पासिस टू द बायर, जब तक उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाती किसे, बायर के पास। क्लियर, एग्जांपल समझते हैं, एक पर्सन है, एक प्रॉपर्टी, एक घर है बहुत अच्छा। क्लियर, उससे मान लीजिए पर मंथ क्या आता है, 10K रेंट आता है, 10,000 रुपए प्रति माह क्या आता है, रेंट आता है। अब बी को जब तक ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी गई है, यानी कि इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप जब तक बी को, यानी कि बी को बायर, क्लियर, बायर को जब तक प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तब तक उससे आने वाला रेंट, उससे आने वाला प्रॉफिट, उससे आने वाला कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट फिर किसका राइट होगा, सेलर का राइट होगा। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्लॉज बी, where the ownership of the property has passed to the buyer before the payment of the whole of the purchase money, or to a charge upon the property in the hands of the buyer, any transferee without consideration or any transferee without notice of non-payment for the amount of purchase money or any part thereof remaining unpaid, and for the interest on such amount or part from the date on which possession has been delivered। अब देखिए इसे बहुत अच्छे से समझना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आपको समझ आ जाएगा एग्जांपल से। अब एक पर्सन है, अब जो ए एंड बी हैं वो बहुत अच्छे क्या है, दोस्त है।
ए और बी क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। क्लियर। अब ए का क्या है, एक घर है। लेट्स सपोज ये ए का एक घर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपीस। क्लियर। अब ए अपना घर क्या कहता है कि कहता है मैं सेल डीड क्या कर देता हूं, एग्जीक्यूट कर देता हूं, यानी कि अपने घर की ओनरशिप किसे दे देता हूं, बी तुम्हें दे देता हूं। बी कहता है कि अभी तो मेरे पे क्या है, 10 लाख रुपए नहीं है, बट अभी मैं तुम्हें क्या कर देता हूं, कंसिडरेशन जो पेमेंट है, परचेज मनी है, वो कितनी दे देता हूं, 8 लाख रुपीस दे देता हूं। जो रिमेनिंग 2 लाख रुपीस है वो मैं आपको दे दूंगा। क्लियर। अब जो ए है उसका क्या राइट है, जो ये रिमेनिंग पेमेंट है जो 2 लाख रुपीस है उस पे एंटाइटल है, यानी कि सेलर, सेलर कौन हो गया, ए, एंटाइटल है इस अमाउंट को लेने के लिए फ्रॉम द डेट ऑन विच पोजीशन हैज बीन डिलीवर्ड। जिस दिन से इस प्रॉपर्टी का पोजीशन डिलीवर्ड करा उस दिन से जो सेलर है यानी कि ए है वो एंटाइटल है किस मनी के लिए, किस मनी को रिकवर कर सकता है वो, 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपीस कौन है, जो हमारी कंसिडरेशन है, टोटल कंसिडरेशन क्या है, 10 लाख रुपीस, यानी कि परचेज मनी क्या है, 10 लाख रुपीस। जो रिमेनिंग मनी है, जो अनपेड है, जो मनी अनपेड है उसके लिए कौन, सेलर हमारा एंटाइटल है। क्लियर। होपफुली आपको समझ आया होगा। कम टू द सबसेक्शन नंबर 5, द बायर इज बाउंड। अब यहां किस बारे में बात हो रही है, बायर की ड्यूटीज के बारे में, बायर की लाइबिलिटीज के बारे में बात हो रही है। क्लियर। तो क्लॉज ए क्या कहता है, to disclose to the seller any fact as to the nature or extent to the seller's interest in the property of which the buyer is aware, but of which he has reason to believe that the seller is not aware, and which materially increase the value of such interest। अब देखिए क्लॉज ए किस बारे में बात कर रहा है, एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ए एक पर्सन है, कौन, हमारा एस फोर सेलर। क्लियर। बी एक पर्सन है, बी फोर बायर। अगर हम इस सिचुएशन में बात करते हैं, क्लॉज ए क्या कहना चाहता है कि ए की एक कोई प्रॉपर्टी थी, कोई लैंड थी। क्लियर। अब लेट्स सपोज बी को ये इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी है इसमें मटेरियली इंक्रीज, जो लिख रखा है ना, विच मटेरियली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सच इंटरेस्ट, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आने वाला है, एयरपोर्ट आने वाला है। कोई भी इंटरनल इंफॉर्मेशन क्या हुई, बी को मिली, जस्ट लाइक उसका कुछ डिपार्टमेंट में जुगाड़ था, उसे पता चल गया यहाँ एयरपोर्ट आने वाला है और यहाँ की जो लैंड्स की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर, 100 गुना बढ़ जाएगी, लेट्स सपोज 10x। ठीक। तो अब ये सिचुएशन बी को पता थी और बी ने सस्ते दामों में ए से क्या ले ली, प्रॉपर्टी ले ली। तो यहां पे बी की क्या ड्यूटी बनती है कि जो भी मटेरियली इंक्रीज होगा वैल्यू में, जिसके बारे में एक जनरल सिचुएशन कहते हैं कि ए को नहीं पता, यानी कि सेलर अवेयर नहीं है, बट कौन अवेयर है, बायर इज अवेयर। बी को क्या, बी अवेयर है कि यहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, ऐसे सरकमस्टांसेस, या इस प्रॉपर्टी में कुछ लाइक बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है, या ये कह लीजिए कि कुछ भी, मतलब पता चला कि इस प्रॉपर्टी की किसी भी तरीके से वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्लियर। जिसके बारे में सेलर अवेयर नहीं है, तो बी की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, डिस्क्लोज करे वो फैक्ट। क्लियर। बी की ड्यूटी क्या बनती है, यानी कि बायर की ड्यूटी क्या बनती है, टू डिस्क्लोज फैक्ट विच मटीरियली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, कि वो क्या करे, डिस्क्लोज करे वो सारे फैक्ट जो क्या कर रहे हैं, मटीरियली इंक्रीज कर रहे हैं क्या, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लॉज बी, to pay or tender at the time and the place of completing the sale, the purchase money to the seller or such person as he directs। Let's suppose एक पर्सन है ए, सेलर, उसने अपनी प्रॉपर्टी सेल करी किसे, बी को। तो जो बायर है उसकी क्या ड्यूटी बनती है, ड्यूटी टू पे द प्राइस, किसे प्राइस पे करेगा उस प्रॉपर्टी की, ए को। क्लियर। जो भी परचेज मनी होगी वो किसे पे करेगा, सेलर को पे करेगा, और सेलर जिस पर्सन को डायरेक्ट करेगा कि आप पेमेंट इस पर्सन को कर दीजिए, उस पर्सन को पे करेगा कौन, बायर। ये क्या है, बायर की ड्यूटी है। क्लियर। आफ्टर कंप्लीटिंग द सेल। क्लियर, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे। कम टू द प्रोवाइजो, provided that where the property is sold free from encumbrance, the buyer may retain out of the purchase money the amount of any encumbrance।
on the property existing at the date of the sale and shall pay the amount so retained to the person entitled thereto। अब देखिए क्या कहा गया प्रोवाइजो में। लेट्स सपोज ए एक पर्सन है सेलर, उसने अपनी प्रॉपर्टी किसे दे दी, बी को सेल कर दी। क्लियर, बी क्या है, बायर। अब ए ने क्या कह के प्रॉपर्टी बी को दी है कि जो ये मेरी प्रॉपर्टी है ये क्या है, फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, यानी कि कोई भी ड्यूज नहीं है, नो ड्यूज लिख लीजिए। क्लियर, कोई भी ड्यूज नहीं है इस प्रॉपर्टी पे। क्लियर, अब जो ए ने प्रॉपर्टी बिकी है वो क्या कह के बिकी है, फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस। बट लेट्स सपोज इस पे ड्यूज कितने हैं, 2 लाख के। क्लियर, और जो बी है वो उन्हें क्या कंसिडरेशन देनी है, जो ए को कंसिडरेशन देनी है, इनकी प्राइस देना है, लेट्स सपोज 10 लाख रुपीज देने हैं। तो बी क्या कर सकता है, बी 10 लाख ना देके कितने लाख दे सकता है, 8 लाख दे सकता है। यानी कि जो ड्यूज हैं उन्हें डिडक्ट करके क्या कर सकता है, ए की पेमेंट कर सकता है। क्लियर, क्योंकि ए ने क्या कह के प्रॉपर्टी सेल करी थी, फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, कि मेरी प्रॉपर्टी में कोई भी ड्यूज नहीं है। लेट्स सपोज कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू है, या आप ये मान लीजिए वाटर बिल ड्यू है, यानी कि कोई भी ड्यूज, गवर्नमेंट फीस हो गई, कोई भी हमारे कोई भी ड्यूज है उस प्रॉपर्टी पे, तो क्या करेगा, जो बायर है वो परचेज मनी से क्या करेगा, डिडक्ट कर देगा कितनी अमाउंट, जो भी ड्यूज की अमाउंट होगी। क्लियर, कम टू द क्लॉज नंबर सी, वेयर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर टू बियर एनी लॉस arising from the destruction, injury or decrease in the value of the property not caused by the seller। अब इस चीज को ध्यान रखना, not caused by the seller, यानी कि जिस दिन से, एग्जांपल समझते हैं, ए ने अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी, बी को सेल कर दी। अब जिस दिन से जो ये बायर है ये मालिक बना, उस दिन से अगर कोई भी प्रॉपर्टी में लॉस होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बी रिस्पॉन्सिबल होगा। बट उस प्रॉपर्टी पे जो लॉस हुआ है वो किसके द्वारा नहीं होना चाहिए, नॉट कॉज बाय द सेलर, यानी कि सेलर के द्वारा उस प्रॉपर्टी पे कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लेट्स सपोज ये प्रॉपर्टी है, बी इसका मालिक बन चुका है, अगर इसकी वैल्यू में कोई भी क्या होता है, डिक्रीज होती है इसकी वैल्यू, कोई भी डिस्ट्रक्शन होता है, इंजरी होती है, कोई भी इसकी वैल्यू में फर्क आता है, कोई भी लॉस सफर होता है इस प्रॉपर्टी में, तो उस लॉस को कौन सफर करेगा, बी। बस ध्यान देने वाली बात बस एक ही है, नॉट कॉज बाय द सेलर। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लॉज डी, where the ownership of the property has passed to the buyer as between himself and the seller to pay all public charges and rent which may be become payable in respect of the property, the principal money due on any encumbrance subject to which the property is sold and the interest thereon after occurring due। देखिए ये क्या है, बायर की ड्यूटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बायर की क्या ड्यूटी है, बीडी, बायर्स ड्यूटी क्या है कि अब प्रॉपर्टी के मालिक बनने के बाद कोई भी ड्यूज होते हैं तो उन्हें कौन क्लियर करेगा, बायर क्लियर करेगा। क्लियर, लेट्स सपोज ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल कर दी, अब उस प्रॉपर्टी के जो भी ड्यूज होंगे उन्हें क्लियर कौन करेगा, ठीक है, बी, बायर। कम टू द सबसेक्शन नंबर 6, द बायर्स इज एंटाइटल, यानी कि अब हम किसके बारे में बात करेंगे, बायर के राइट्स के बारे में। तो सबसेक्शन 6 का क्लॉज ए क्या कहता है, where the ownership of the property has passed to him to the benefit of any improvement in or increase in the value of the property and to the rents and the profits thereof। यानी कि ये कहा गया है इसमें, लेट्स सपोज ए एक पर्सन है सेलर, उसने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी किसे, बी को। तो जिस दिन से जो बी है वो ऑनर बनेगा, उस दिन से उस प्रॉपर्टी में जो भी इंक्रीमेंट होगा, उसका रेंट आएगा, उसका प्रॉफिट आएगा, उनकी वैल्यू में, यानी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में जो भी इंक्रीज होगा, तो उसका बेनिफिट किसे मिलेगा, उस पर राइट किसका होगा, बी का। क्लियर, यानी कि सपोज रेंट आता है उस प्रॉपर्टी से 10K। क्लियर, तो जिस दिन से बी मालिक बनेगा तो इस 10K पे भी राइट किसका होगा, बी का होगा। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्लॉज बी। अब क्लॉज बी क्या कहता है देखते हैं एक बार, अनलेस ही हैज इम्प्रॉपरली डिक्लाइन टू एक्सेप्ट delivery of the property to a charge on the property as against the seller and all person claiming under him to the extent seller's interest in the property for the amount of any purchase
money properly paid by the buyer in anticipation of the delivery and for interest on such amount, and when he properly declined to accept the delivery, also for the earnest, if any, and for the cost, if any, awarded to him of a suit, compel specific performance of the contract or to obtain decree for its rescission। अगर हम बात करते हैं क्लॉज बी क्या कहता है, लेट सपोज एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, ए कौन है, बिल्कुल सही, सेलर, बी कौन है, बायर। अब एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे जो हमारा ए है और बी के बीच में क्या हुआ कि भैया बी ने कहा कि ए जो आपकी ये प्रॉपर्टी है, इस पे जो बिल्डिंग्स में टीनेंट्स रह रहे हैं, उन टीनेंट्स को आप क्या करोगे, खाली करवाओगे। मींस जो भी किराएदार रह रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी पे, वो सब नहीं रहने चाहिए, मैं आपकी प्रॉपर्टी ले लूंगा। और लेट्स सपोज इस पूरी बिल्डिंग की कीमत कितनी थी, एग्जांपल है 10 लाख मान लीजिए, क्लियर। और इन्होंने एडवांस पे क्या दे दिया, बी ने यानी कि बायर ने 2 लाख रुपीस ए को दे दिए, क्लियर। और कहा जब आप सेल डीड एग्जीक्यूट करेंगे, पोजीशन देंगे, जब ये टीनेंट चले जाएंगे तो मैं क्या कर दूंगा, रिमेनिंग पेमेंट यानी कि जो रिमेनिंग पेमेंट 8 लाख रुपीस है वो आपको पे कर दूंगा। अब सिचुएशन ये है, जो इस बिल्डिंग में टीनेंट्स रहते थे उन्हें ए ने नहीं निकाला, जो किराएदार रहते थे उन्हें ए ने नहीं निकाला। तो यानी कि जो बी का पोजीशन मिलना था, जो कंडीशन बी ने कही थी कि मुझे टीनेंट्स नहीं चाहिए मेरी बिल्डिंग पे, तो वो कंडीशन क्या नहीं हो पाई, फुलफिल नहीं हो पाई। तो यहां पे बी ने क्या कहा, बी ने क्या कर सकता है, बी के बाद दो ऑप्शन है, कौन कौन से दो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सूट टू कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि एसपी मान लीजिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या कर सकता है, सूट कर सकता है, कौन, बी, किस पे, ए पे, क्लियर। सेकंड क्या है, ऑब्टेन अ डिक्री फॉर इट्स रेसिशन, की भी क्या कर सकता है, डिक्री की मांग कर सकता है, कौन, हमारा बी। तो यानी कि दो ऑप्शन हो गए, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सूट टू कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और टू ऑब्टेन अ डिक्री फॉर इट्स रेसिशन। अब देखिए, लेट्स सपोज आपको एग्जांपल याद है, अब बी ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट करा, तो जो भी कॉस्ट लगी है यानी कि जो भी खर्चा हुआ है उस सूट को डालने में कोर्ट में, जो भी एक्सपेंस लगे हैं, एडवोकेट फीस एंड ऑल दैट, तो वो सब क्या है, बी का राइट है कि वो किससे ले, ए से ले। यानी कि जो भी कॉस्ट लगी है सूट की वो किससे लेगा, ए से लेगा, क्लियर। सेकेंड सिचुएशन, ऑब्टेन अ डिक्री फॉर इट्स रेसिशन, तो इसमें क्या करेगा, जो बी है वो अर्नेस्ट मनी, यानी कि अर्नेस्ट मनी कौन सी है, 2 लाख रुपीस जो उसने एडवांस दिया था ए को, प्लस कॉस्ट किससे लेगा, ए से लेगा, क्लियर। ये क्या है, बी का राइट है कि भाई जो भी सूट में एक्सपेंस हुए हैं, जो भी आपकी वजह से मैंने सूट फाइल करा है, जो भी उस पर खर्चा हुआ है वो खर्चा दो, प्लस जो मैंने आपको एडवांस दिया था वो दो। या तो वो ये ऑप्शन को ले सकता है, और फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि भाई जो आपने कहा था भैया उसके लिए मैंने सूट करा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्लियर। वहां पे जो भी मुझे सूट पे कॉस्ट लगी है वो मुझे क्या करो, पे करो, क्लियर। होपफुली आप सभी को सेलर के, बायर्स के राइट्स एंड लायबिलिटी यानी कि राइट्स एंड ड्यूटीज होपफुली समझ आए। अगर किसी भी पॉइंट में, किसी भी क्लोज में, प्रोवाइजो में, सबसेक्शन में कहीं भी दिक्कत आती है तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगती है, एफर्ट अच्छे लगते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होते हैं टॉपिक, तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।